न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। रहेगा रावियो नीलो फुरात में कब तक, रहेगा रावियो नीलो फुरात में कब तक, तेरा सफ़ीना के है बहरे बेकरां के लिए। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मर्दे राहदां के लिए, तरस गए हैं किसी मर्दे राहदां के लिए। ये अक्ल दिल हैं शरर शोले मोहब्बत के, ये अक्ल दिल हैं शरर शोले मोहब्बत के, वो खार व खस के लिए हैं ये नीसतां के लिए। निगेह बुलंद, निगेह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगेह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीर कारवां के लिए। मेरे गुलू में है एक नगमा जिब्राइल आशोब, मेरे गुलू में है एक नगमा जिब्राइल आशोब, संभाल कर जिसे रखा है लामकां के लिए। सलामत रहें वो आँखें, सलामत रहें वो समाअतें, जो बेताब हैं और बेकरार हैं ज़िक्र खैरुल अनाम के लिए। मौजूद सामीन कराम, वतन के मुक़द्दस पासबानों, अज़ीज़ाने मन, तमाम ही वतन के वो तमाम अफराद जो इस वक्त इस ट्रांसमिशन को मुलाहिज़ा कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अम्मार बाबर, और एक बार फिर आपके साथ मेरा ये खूबसूरत प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बार फिर इस खूबसूरत ट्रांसमिशन के ज़रिए मुलाकात कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सीखे इल्म व अमल के इस प्लेटफॉर्म से हम इस इस्तगासे से कुछ ना कुछ सीख करके यहाँ से जाएंगे। नाज़रीन कराम, अशरे रहमत अपने अख्तिताम को पहुँचा, और अशरे मग़फ़िरत में हम आज दाखिला हासिल करने की जिसारत कर रहे हैं। परवरदिगार के इनामात और इकरामात हम वसूल कर चुके, अब मौका है अपने हाथों को फैलाने का, अपनी उन गलतियों और कोताहियों को याद करने का, अपने उन गुनाहों को देखने का जो माजी में हम कर गए। अब मौका है कि हम अपने रब को मना लें, क्योंकि रब का दस्ते कुदरत इस वक्त दराज है, और रब का दस्ते कुदरत मग़फ़िरत तक़सीम करने के लिए इस वक्त कोशां है, और वो रब फरमाता है कि जो चाहे मग़फ़िरत हासिल कर ले, मैं उसे मग़फ़िरत दूंगा जो मग़फ़िरत का ख़्वाहा है, जो आंखें मग़फ़िरत की मतलाशी हैं, वो जो कदम मग़फ़िरत के मुंतज़िर हैं, वो मेरी तरफ बढ़ेंगे तो मैं हकीकतन उनको मग़फ़िरत दूंगा, नवाजूंगा मग़फ़िरत से, और मग़फ़िरत के साथ बहुत सारे इनामात से भी नवाजूंगा। मौज़िज़ सामीन कराम, देखा जाता है आज की इस दुनिया में, इस दौर पुरफितम में, हम जिस कदर ख्वाहिशात के ज़ेरे असर हैं कि हम उन ख्वाहिशात के साथ चिमट करके रह गए हैं। उन ख्वाहिशात ने हमें इस तरीके से अपने गिर्द हमें हायल कर लिया है, इस अंदाज में हमें घेर रखा है कि हम उन ख्वाहिशात से बाहर आने का सोचे भी तो हम उन ख्वाहिशात से बाहर नहीं आ सकते, और उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए न जाने किस वक्त, कब और कहाँ, किस मौके पर हम उन ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए किसका दिल दुखा देते हैं, किसकी दिल आज़ारी कर देते हैं, किससे हम उसका हक़ छीन लेते हैं, किसे हम उसके हक़ से दस्तबरदार होने के लिए हम प्रेशराइज कर देते हैं, और वो अपने हक़ से दस्तबरदार हो जाता है ये कहते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या, मैं इस मामले को देख लूँगा, और वो खामोशी से अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। और हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उस ख्वाहिश को हासिल करने के बाद बिल्कुल बेबहरा हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, और तकलीद करते रहते हैं अपने नफ्स की, और अपने नफ्स की तकलीद करते हुए हम उस ख्वाहिश के ज़ेरे असर आकर के उस ख्वाहिश से फ़ायदा उठाते रहते हैं, जो कि हमने किसी के हक़ के तौर के ऊपर हमने किसी से उसका हक़ हासिल किया था, अपनी
ज़रूरत को पूरी करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। नाज़रीन कराम, ये एक ऐसा मामला है जो हुकूकुल इबाद से मुंसलिक है और इसकी सख्त पकड़ रब्बुल इज़्ज़त क्या होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन गलतियों और उन कोताहियों को तो माफ़ कर देगा जो बंदे की ज़ात की हद तक होंगी, लेकिन अगर बंदे की ज़ात से किसी शख्स को नुकसान पहुंचा होगा वो रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं करेगा और बरोज़ हश्र उस बंदे को सामने खड़ा कर दिया जाएगा और उस बंदे के नामा अमाल में उस शख्स की वो नेकियां डाल दी जाएंगी जो उसने दुनिया में की होंगी। इस लिहाज से वो शख्स खसारे में चला जाएगा जिस शख्स ने दुनिया में किसी का दिल दुखा करके उसकी नेकी या उसका फ़ायदा हासिल किया है। तो मौजूद नाज़रीन, हम इस मग़फ़िरत के अशरे के इब्तिदा में ही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने नाज़रीन को ये पैगाम दें कि हम इंशाअल्लाह ताला कीना परवरी और दूसरों के हकूक़ को सलब करने जैसे और ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए नाजायज़ तरीक़े का इस्तेमाल हम ना करें। हम इससे इंशाअल्लाह ताला दस्तबरदारी का हम पूरा न सिर्फ इआदा करेंगे बल्कि तौबा करेंगे ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मग़फ़िरत के अशरे के इख्तिताम तक हमारी मग़फ़िरत हमारे नामाए आमाल में लिख दे। मौजूद सामीन कराम, आप खूबसूरत प्रोग्राम इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं और इस वक्त मेरे ऐवान में मेरे साथ मुक़्तदिर शख्सियात मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ़ आपके साथ करवाता चलूँ और उनसे इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ समाजी वर्कर अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब, फाउंडर CEO हैं IHRI के। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मुहिम इस वक्त पाकिस्तान भर में चलाई जा रही है, तकरीबन 10 लाख पौधे दरख्त लगाने की। उस मुहिम के रूह रवां भी अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब हैं और प्लांटा मिलियन पाकिस्तान के नाम से इस वक्त ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी वसारी है। मैं आज की इस नशिस्त में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप हमारी इस नशिस्त में तशरीफ़ लाए। बस अब से कुछ देर बाद आपकी तरफ आएंगे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मदीहा सलवीना। ये माशाल्लाह आर्टिस्ट भी हैं और नात भी पढ़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए जी। और माशाल्लाह एक्टर भी हैं, एक्टिंग का भी मुख्तलिफ TV चैनल्स पे नज़र आती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सना खां, हाफिज़ मोहम्मद हुसैन बिन ज़ीशान, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बारगाह एज़दी में लम यज़िल में अक़ीदत के फूल निछावर करने की सआदत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। वहाँ क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। वहाँ क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। क्या जो दो करम है शगे बतहा तेरा। क्या जो दो करम है शगे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत
फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा के गो मालिक के गबी। मैं तो मालिक ही कहूँगा के गो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वहाँ क्या दो करम है शगे बतहा तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। छिड़की आका वे काका छोड़ के सदका तेरा। छिड़कियाँ खा काका छोड़ के सदका तेरा। माशाल्लाह हाफिज़ मोहम्मद हुसैन बिन ज़ीशान बारगाह लम युज़िल में अपनी अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे और इस ऐवान को मुनव्वर कर रहे थे ताज़गी से और उस खुशबू से जो खुशबू मुस्तफ़ा है, जो रफ़ाक़त मुस्तफ़ा के रास्ते पर हमें लेकर के जाती है। इन्हीं ख़यालात के साथ मैं बढ़ता हूँ अपने मौज़िज़ गेस्ट अब्दुर्रज़ाक़ परदेसी साहब के जानिब। इससे पहले कि मैं उनसे गुफ्तगू करूँ, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। कहीं नहीं जाइएगा इस उम्मीद के साथ। खुशामदीद नाज़रीन, सीखें इल्म अमल के सेगमेंट में आप सबका एक बार फिर खैर मकदम। मेरे गेस्ट यहाँ पर मौजूद है और उनका तारुफ मैं पहले भी करवा चुका हूँ और एक बार फिर आपके सामने उनका तारुफ पेश कर दूँ। IHRI के नाम से एक इदारा चला रहे हैं और ये इदारा बहुत ही ज़रूरत और अहमियत का हामिल है। इस इदारे के तहत बेशुमार वो बच्चे जो स्पेशल बच्चों की लिस्ट में आते हैं, फहरिस्त में आते हैं, जैसे कि ब्लाइंड, डेफ, और वो बच्चे जो जहनी तौर के ऊपर कुछ दूसरे बच्चों से नॉर्मल नहीं होते, उन बच्चों के हवाले से इनके 4 इदारे इस वक्त कराची में काम कर रहे हैं। मैं बढ़ता हूँ इनकी जानिब और इनकी जो एंडीवर्स हैं उस हवाले से मैं इनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। जी परदेसी साहब, कुछ बताइएगा IHRI के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख्याल कैसे आया, कब से इसकी शुरुआत हुई और आपको इस खिदमत करने का क्या आपने रूहानी फैज़ हासिल किया, ये ज़रा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHRI एक ऐसा मिशन है जो मैं पाकिस्तान में जब रिटर्न हो रहा था तो पाकिस्तान में ये इदारा एक सोच लेके आया था। मेरा एक ऐसा ही इदारा अफ्रीका में ज़ाम्बिया में भी चल रहा है तकरीबन 7 साल से। वाह वाह वाह। और वहाँ पे इस वक्त हम 550 बच्चों की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जब मैं शिफ्ट हो रहा था तो उस दौर के अंदर मेरा इरादा हुआ कि मैं अपने मुल्क के अंदर कुछ तोहफा लेके जाऊँ। ठीक है। तो एक तो मैंने ये IHRI वाला प्लान किया जिसके अंदर ऐसे बच्चे जो ज़हनी या जिस्मानी तौर पर मौजूद हो, और एक प्लांटेशन की कैंपेन लेके आया कि अपने मुल्क के अंदर एक इदारा खोलना है जिसके उस पर हम प्लांटेशन करेंगे जिसका नाम है प्लांट अ मिलियन पाकिस्तान। तो तकरीबन 4 प्लांट अ मिलियन पाकिस्तान। जी ठीक है। तकरीबन 4 साल हो गए
4 साल के अंदर हमने पहला कैंपस क्लिफ्टन पे स्टार्ट किया। वेरी नाइस। और उसको सिस्टम में ला के फिर इसके बाद हमने बल्दिया टाउन में एक फ्री सेंटर खोला। इसके बाद हमने कोरंगी में सैलानी के साथ मिलकर खोला। चौथा अभी रिसेंटली अभी पिछले साल हमने यहाँ पे मुस्लिमाबाद एरिया में खोला। तो ये जो आपके इदारे IHRI के ज़ेर तसल्लुत हैं, ये सारे चैरिटेबल है या इसमें कोई? इसमें हमारा ये है कि एक बल्दिया वाला तो 100% चैरिटेबल है, जिसमें तकरीबन 490 बच्चे, इस वक्त 500 के करीब। कैसे आप इधर के एक्सपेंसेस को बेयर करते हैं? हम इसका एक सिस्टम बनाया हुआ है, सारे इदारा हमारा बेयर करता है, हम अपनी जेब से ही जितना हो सकता है करते हैं, या कुछ हजरात हैं साथी हैं दोस्त वगैरह। तो बल्दिया टाउन के अंदर हम इनको कंप्लीट रिहेबिलिटेशन जाते हैं। रिहेबिलिटेशन में इनकी सारी डायग्नोसिस होती है, इनकी फिर अपना सारी थेरेपीज होती हैं, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, फिर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के और डॉक्टर्स कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं। अब हमारे जो तकरीबन 500 बच्चे हैं, उनमें सारे बच्चों की फ्री सर्विसेज हैं। इसके साथ साथ हम तकरीबन 100 बच्चों के घरों पे राशन भी देते हैं। बहुत उन्हीं वो जो सिदारे में ज़ेर तालीम है, जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो तकरीबन ऐसी उससे बिलोंग करते हैं जो 15,000 से 20,000 की इनकम वाले घर हैं। इसमें से ज़्यादातर घर काम उनके यहाँ इनकम भी नहीं है, वो बेचारे बहुत लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे, लोअर मिडिल क्लास है जी। तो उन बच्चों की एक्चुअली होता क्या है कि स्पेशल बच्चा एक घर में होता है तो एक लाइबिलिटी बन जाता है। तो हमारी ये सोच है कि उस बच्चे को हम लाइबिलिटी की जगह आप ओन एम्पावरमेंट करें जी। ठीक। तो उनकी रिहाइश का भी कोई सिस्टम किया हुआ? नहीं, रिहाइश ही नहीं है, इनके घर के पास हमारा सेंटर है। अब जो बल्दिया टाउन में हमारा सेंटर है वो तकरीबन 50 लाख की आबादी वाला शहर है, बहुत बड़ा। तो उस जगह पे करीब तरीन कोई सेंटर नहीं है। हॉस्पिटल्स काफ़ी सारे हैं और हमारा इदारा भी एक हॉस्पिटल के अंदर ही है, अल सलामा हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे हम इनकी ये सारी चीज़ें करते हैं। साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे और भी इदारे मुंसलिक हैं। क्या वक्त औकात कार क्या है इन बच्चों के? वहाँ पे हमारे नॉर्मल टाइम है 9 बजे से लेके 5 बजे तक। 5 बजे तो कुछ दोपहर का फिर इनका सारा आराम और रेस्ट वगैरह का भी सिस्टम इसमें तकरीबन 500 बच्चे हैं ना, तो उनके टाइमिंग के हिसाब से आते हैं। अच्छा। इनकी सर्विसेज में सारी थेरेपीज होती है। अभी हमारा एजुकेशन वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा। 2024 में हम इनकी एजुकेशन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हर बच्चे की हमारी बेसिक उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो चल रही है, सारी चीज़ें। ठीक है। इसके साथ साथ हमारी एक इदारे ने हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने न्यूरो की इनकी मेडिसिन सारी फ्री देते हैं। तो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए की न्यूरो की। ये थोड़ा सा स्पीच थेरेपी के हवाले से बताएं कि कब किन बच्चों को जरूरत पेश आती है इसकी? देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बोलना नहीं सीखे। हाँ। बहुत से ऐसे बच्चे जो हकलाते हैं। ठीक है। वजह क्या होती है और इसका क्या मतलब? तो कोई ऐसा हमारे नाज़रीन को कोई नुस्खा बताएं ताकि वो बच्चे जो अभी तक बोलना नहीं सीख पाए हैं तो उन्हें फ़ायदा हो सके। देखिए, इसमें यह है कि हर बच्चे की एक डिफाइन हुआ है कि किस एज में इसको बोलना सीखना है। ठीक है। किस एज में, यानी पहले शुरू में बच्चे जो हैं अपनी ज़बान में कुछ ना कुछ बोलते हैं। हाँ। वहीं पर अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा बोल रहा है नहीं बोल रहा है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है समझना। अब बहुत दफ़ा ये होता है कि बोलने की साथ उतनी नहीं होती क्योंकि समात नहीं होती। समात की वजह से मसला होता है। अगर समात नहीं हो कि आदमी सुन नहीं सकता तो उसको बोलने की अर्ज नहीं होती। तो अल्लाह ने हमें जो सिस्टम दिया है उसके अंदर हम सुनेंगे, हम आपके अल्फाज सुनूंगा, मैं सुनूंगा, समझूंगा और आपको जवाब दूंगा। लेकिन मैंने, क्योंकि मेरा खुद तालीम के शोबे से ताल्लुक़ है, तो बच्चे मेरे पास आते हैं तो ऐसे बच्चे जो सुनते हैं बाकायदा लेकिन वो नहीं बोल पाते, तो ये उन बच्चों के लिए मैं चाह रहा था कि कोई आप आइडिया। ऐसे भी बच्चे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक दफ़ा आइडेंटिफाई होता है ना, डायग्नोसिस में पता चलता है कि इस बच्चे की स्पीच नहीं है। ठीक। तो उस स्पीच के हिसाब से हमारी एक बहुत बड़ी टीम है स्पीच थेरेपिस्ट की। अच्छा। वो बाकायदा 4 या 5 साल का वो करते हैं, कंप्लीट इनकी डॉक्टरेट के लेवल की होते हैं। वो जो होते हैं ना, वो उस पर काम शुरू करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि गले की जो साख्त होती है या मुंह की साख्त होती है, इसकी वजह से इनके बोलने का निज़ाम बन नहीं रहा होता, तो उसको डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज कराते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे की बोलने में कमी है या कुछ ऐसी वजह है कि गले के अंदर की नाली में से वो आवाज़ नहीं निकल पा रही, तो मुख्तलिफ ब्लो करने की, गुब्बारा फुलाने की चीज़ें, ऐसी मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स हैं जिस पे काम कर सकते हैं। और इन काम के ज़रिए वो ग्रेजुअली स्लोली कुछ ऐसी टेक्निक बताएं माँ बाप अपने घर पे कर सके ताकि कुछ बच्चे के अंदर तब्दीली आए। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो
जाहिर है 3 साल की उम्र में तो अंदाजा हो जाता है बच्चा बोल रहा है नहीं बोल रहा। आपको 1-1.5 साल की उम्र, 1-1.5 साल में, ठीक है। अब इसके अंदर नहीं समझ में आती तो सबसे पहले तो इनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। बहुत दफ़ा मेडिकेशन से सही हो जाता है, अगर वो मेडिकेशन से नहीं हो रहा तो करीब तरीन किसी इदारे में जाए, स्पीच थेरेपी हो, उनसे रुजू करें। खुद घर पे ऐसी कोई चीज़ नहीं, यहाँ इसके ये तब आजमाई ना करें, नहीं करें। यूट्यूब से देख के अगर कोई टेक्निक मिलती है तो उस पर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये कि कोई अगर सही एक्सपर्ट मिल जाता है ना तो आपको सही रास्ते पे चला देगा। ठीक 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 ठीक। चलो, ये तो बड़ी आपने मुफीद बातें बताई। और अब इसी हवाले से आप जो 10 लाख दरख्त माशाल्लाह लगा रहे हैं, वो भी थोड़ा सा बताएं कहाँ कहाँ इस वक्त तक आपने इस हवाले से। लेकिन तकरीबन 4-4.5 साल में हमने 1.5 लाख दरख्त लगा लिए। ठीक है। अभी रिसेंटली नवंबर के अंदर पिछले साल हमारा एक कंसोर्शियम बना जिसके अंदर और भी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ने हमें ज्वाइन किया, जिसमें मैं सर फहरिस्त बताऊंगा CP के कम्युनिटी पुलिसिंग कराची। ठीक है। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, इसके साथ हमजा ताबानी साहब है, हमजा ताबानी ग्रुप, और बहुत सारे इदारे हमारे साथ अब ऑन बोर्ड हैं। नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के नईम कुरैशी साहब है, उन्होंने ज्वाइन किया। वो CSR क्लब के CEO भी हैं, चेयरमैन भी हैं। तो हमारा जो अब मकसद जो बनाना ये नवंबर के अंदर कि विदिन 3 ईयर्स हम 10 लाख दरख्त पूरे करेंगे इंशाल्लाह। तो 2026 के दिसंबर तक हमारा टारगेट है। हर साल तकरीबन ये सेल्फ फाइनेंस पे कर रहे हैं आप? इसमें शुरू तो हमने सेल्फ फाइनेंस ही किया। ठीक है। अब बहुत सारे इदारे में ज्वाइन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने IBA के अंदर 5000 दरख्त लगाए, सॉरी 500 दरख्त दिए। इनके साथ एक अर्बन फॉरेस्ट बनाने का प्लान है। इसी तरह 5000 दरख्त हमने तकरीबन नवंबर में आर्मी पब्लिक स्कूल में लगाए। ठीक है। हर हफ्ते हम 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार दरख्त लगा रहे थे। ठीक ठीक। तो अभी हमारा मतलब कोई ऐसी जगह आपको प्रोवाइड कर दी जाए, कोई स्ट्रीट या कोई ग्रीन बेल्ट, तो वहाँ पर आप ये खिदमत सरंजाम दे सकेंगे? हम क्या करते हैं कि हम ग्रीन बेल्ट और स्ट्रीट्स पे नहीं लगाते। स्ट्रीट्स पर नहीं। वजह ये है कि इसकी मेंटेन होने का रिस्क होता है, तो हम जहाँ देते हैं। अगर कोई ओन कर ले, उसके घर के सामने ग्रीन बेल्ट खाली पड़ी हो, कहने जी मैं का जिम्मेदारी। हम इस वक्त क्या करें, लास्ट साल से हम MOU साइन करें, हम सारे इदारों के साथ पहले करें। अच्छा। स्कूल्स के साथ करें, कॉलेजेस के साथ करें, यूनिवर्सिटीज के साथ करें, फौज के साथ करें, नेवी के साथ करें। हमने DG पाक के साथ MOU साइन किया। अब रमजान के बाद हमारा मेयर साहब हमें अप्रोच किया इन्होंने कि हम भी ज्वाइन करना। मौजूद नाज़रीन, अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब बड़ी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और इन्होंने इतने सारे इदारों का नाम बताया। उनके साथ मिलकर के ये प्लांटेशन की जो मुहिम है उसमें बड़ी ये अपनी तबाह आजमाई कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से उसे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मदीहा सलवीना, जो कि कलाम पेश करने की सआदत हासिल करेंगी, और उसके बाद हम इंशाल्लाह चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। बिस्मिल्लाह। माइक बेटा दे दो इनको। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको और रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो, और दूसरा ये कि जो अमजद साबरी साहब हैं, उनके कुछ अशार हैं। बिस्मिल्लाह। इरशाद। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। सलवीना नजराना एक नात पेश करने की सआदत हासिल कर रही थी, और इसके साथ ही हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। खुशामदीद नाजरीन, फज़्ल सनागर के खुसूसी सेगमेंट सीखे इल्म अमल में एक बार फिर आप सबका खैर मकदम। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब, और बड़ी मुफीद गुफ्तगू इस वक्त हो रही है, और स्पीच थेरेपी के हवाले से भी उन्होंने यहाँ पर आगाही दी
कि वो बच्चे जो देर से बोलना सीखते हैं उनके माँ बाप को उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो आप इस गुफ्तगू को दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब के ऊपर ये प्रोग्राम अब से प्रोग्राम ख़त्म होने के चंद लम्हों के बाद ये अपलोड हो जाएगा, और आप जब चाहें इस प्रोग्राम को सुन करके आप वो मुफीद मालूमात हासिल कर सकते हैं जो अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब से हमने यहाँ पर उन बच्चों के हवाले से जानी जो कि स्पीच थेरेपी के हवाले से बड़े मुश्किलात का शिकार हैं, बोल नहीं पा रहे। और ऐसा हो जाता है, वो बच्चे जो नॉर्मल होते हैं उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। तो बराए करम इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। और मैं उन्हीं की तरफ चलता हूँ, और अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब के हवाले से मुझे एक बात और इल्म हुई कि इन्होंने एक इदारा बनाया हुआ है फेडरल बी एरिया में। तो वो इदारा ब्लाइंड बच्चों के लिए मौजूद है, और ब्लाइंड बच्चों की तालीम और तरबियत का वहाँ पे बाकायदा सिलसिला है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़बानी जो है कुछ हमें बताइए इस हवाले से। ये रूरल इल्म अकेडमी तकरीबन इसको भी 4 साल हो गए। 4 साल जी। उसमें हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो अशरफ मशियारा साहब है, जो इस वक्त वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट है कराची पाकिस्तान चैप्टर। तो उस टाइम के अंदर हमने एक ऐसा इदारा, हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे आए थे जिनको नाबीना थे, और नाबीना बच्चे ज़्यादातर लोग अपने घरों में फिर इनको बंद कर देते हैं कि यार इनके लिए तो कुछ हो नहीं सकता, इनको हम लेके कहाँ जाएंगे, इनको पकड़ के चलना पड़ेगा। तो वो सोच तब भी थी कि यार इनके लिए भी काम करें। हमारे साथ एक इदरीस सिलात साहब होते हैं, ठीक है, उनकी पोती थी नाबीना, तो उन्होंने बोले यार मेरा एक दिल है कि आप सब मिलके ये भी काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी शुरू हुआ। ठीक है। तो इस वक्त हमारा इदारा नूरुल इल्म अकेडमी फेडरल बी एरिया में है। वहाँ पे नाबीना बच्चों का पिक एंड ड्रॉप, इनके घरों से पिक एंड ड्रॉप, इनकी कंप्लीट एजुकेशन, इसके बाद इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें तीर अंदाजी भी करवाते हैं, और बहुत सारे स्पेशल ओलंपिक्स में कंप्यूटर्स वगैरह भी जी 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 ब्रेल सिस्टम भी होगा आपके पास। ब्रेल सिस्टम में इनकी पूरी एजुकेशन होती है, इनकी नात ख्वानी के कंपटीशन होते हैं, टेबले करते हैं, बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड है। और साथ साथ इनकी सारी, मैंने सुना है जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वैसे अल्लाह ताला ने इनको बड़ी सलाहियतें अता की, बहुत ज़बरदस्त है। अभी ब्लाइंड आपके यहाँ पाकिस्तान में जज हैं ब्लाइंड, बहुत शोबों के अंदर ब्लाइंड काम करते हैं, और बहुत हेलन केलर जो थी ब्लाइंड भी थी, डेफ भी थी, लेकिन आप देखें क्या कारनामे अंजाम दिए उसने। तो हमारे पास जो बच्चे हैं इनकी कंप्लीट एजुकेशन और इनको लाइफस्टाइल सिखाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो तकरीबन 50 के करीब बच्चे हमारे पास। मतलब आप उनकी ज़िंदगी में रोशनी बखेरते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। सर हम नहीं कराते, वो अल्लाह कराते। ये अल्लाह पाक है, ये बड़ी अच्छी सोच है। अल्लाह रास्ता दे देता है और उस पर काम भी अल्लाह करवाता है। हमारी तो कोई ताकत नहीं है, जो करने वाला है और अब है। अच्छा, कोई फीस वगैरह चार्ज लेते हैं? इनसे कोई भी चार्जेस नहीं लेते, इनका पूरा फंडेड है। ठीक है। तो ये कौन अफराद हैं, उनका मैं चाहूँगा कि थोड़ा तस्करा हो, और जो लोग इसको फंड कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर एक पूरा एक ग्रुप है, इसमें जिसको लीड कर रहे हैं शब्बीर मशियारा और मशियारा साहब, मैं वहाँ का वाइस चेयरमैन हूँ। ठीक है। फिर वहाँ पे हमारे ग्रुप के अंदर मेमन एजुकेशन बोर्ड के कुछ साथी हैं, फिर शुएब गाजियानी साहब। बिला तखसीस है, कोई रंगो नस्ल से तो इसका वो नहीं है कि कोई एक ही कम्युनिटी का बच्चा इसमें। हमारे किसी भी इदारे के अंदर कोई तखसीस नहीं है, चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, काला हो, गोरा हो, सैयद सादात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। नाज़रीन, आपने सुना एक ब्लाइंड्स का इदारा चला रहे हैं। अगर आपके इतराफ़ में या आपके नॉलेज में कोई ऐसा बच्चा है और वो चाहता है बच्चा या उसके वालिदैन चाहते हैं कुछ हासिल करना, इल्म हासिल करना, तरबियत हासिल करना, तो अब्दुल रज़ाक साहब का एक इदारा फेडरल बी एरिया में मौजूद है। आप किस नाम से है रज़ाक साहब? नूरुल इल्म अकेडमी के नाम से, टब्बा हॉस्पिटल के पास है। आप रब्ता करके, और अगर वहाँ पर गुंजाइश होगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला उस बच्चे को वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। और अब्दुल रज़ाक साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं। और इसके अलावा रज़ाक साहब, आप बता रहे थे कि कोई आपके प्राइवेट स्कूल्स का भी मामला है, सिलसिला है। मेरे स्कूल्स हैं, हमने दिमाग स्कूलिंग सिस्टम के नाम से शुरू किया था। इसको भी 3 साल हो गए। इसमें कैम्ब्रिज है हाई लेवल की। ठीक है। इसके साथ स्टेम बेस है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की लैब भी, और उसकी ट्रेनिंग भी होती है, और साथ में इस्लामिक एजुकेशन है। ठीक है, इस्लामिक एजुकेशन जी। तो उसके हमारे 3 कैंपसेस हैं, तकरीबन 800 करीब बच्चे हमारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला। इसके बाद अभी रिसेंटली मई के अंदर एक और ब्रांड मैंने लिया अपना, रिवर ओक्स अकेडमी के नाम से। ठीक है। जो 20 साल पुराना ब्रांड है। अच्छा। उसको हमने टेक ओवर किया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में तालीमी सूरत हाल है, और जो इंडक्शन हुई है हमारे कोविड के बाद से वर्चुअल स्टडीज़ की, प्लस ये जो मोबाइल्स ने बच्चों का, जो मैं कहूँगा बड़े आसान लफ्ज़ों में सत्यानाश किया है, तो बच्चों की जो मुताले की जो एक सिचुएशन थी, जो मुताले की एक आदत थी, वो तो सारी ख़त्म हो गई।
तो अब जो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है वो तो बस सरसरी तालीम हासिल कर रहा है, तो ये बच्चा किस स्टैंड पर जाकर के खड़ा होगा, क्या समझते हैं आप? देखें ये शॉर्टकट्स हैं। हाँ, आपको थोड़ी देर के अंदर गूगल पे पढ़ के पता चल गया कि फला चीज है, लेकिन आपको तालीम का पूरा जो उसका जो एक्सेंस है वो नहीं मिलता। जी जी जी। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हाँ हाँ, आप अभी टेम्पररी अपना काम चला लेंगे, लेकिन आप कहीं दुनिया में जाएंगे ना तो आपका सामने पता चल जाएगा कि आप कितने कैलिबर में। जी जी जी। एजुकेशन एक सिस्टम। लेकिन अब पहले जो बच्चे थे या तालिब इल्म थे, जैसे हमने अपना दौर गुजारा है ना, मैं बस आपसे भी चाहूँगा कि हम अपने दौर में थे तो हमें याद है कि हम किताब जब तक पूरी खत्म नहीं कर लेते थे, अजबर नहीं कर लेते थे, हाँ समझ के पढ़ते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें आता भी था अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बच्चे कर रहे हैं ना, जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है, जो ऑनलाइन का एक वर्ड दे दिया गया है, तो वो आप यकीन करें बड़ा ख़राब है वो। आप सही कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन की वजह से उसके बाद से बच्चों की जो एक मेजॉरिटी थी ना, जो 30% बच्चों के पास मोबाइल था, अब वो 100% बच्चों के पास मोबाइल आ चुका है। अब बच्चों को इतनी ज़्यादा नीड हो चुकी है। अब ऑब्वियसली अब देखिए घर में कोई बड़ा बच्चा है, वो 9 क्लास का स्टूडेंट है, 8 का स्टूडेंट है, ठीक है, अब वो अगर अपना ऑनलाइन काम कर रहा है, ठीक है, तो अब घर में एक छोटा बच्चा 2.5 साल का है, 3 साल का है, वो उसको देख के मांगेगा कि मुझे भी वही चाहिए। तो ये तो माओ की गलती नहीं है, जरा सा बच्चा रोया, परेशान किया, उसने पकड़ा दिया मोबाइल उसके हाथ में। देखिए आपको मैं अब्दुल रज़ाक साहब से भी इस हवाले से राय लूंगा, आप अपना पहले। सर देखिए मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं कि माओ की गलतियाँ हैं, लेकिन जहाँ पे आप ये चीज़ देखें कि कितनी महंगाई हो गई है, ठीक है, महंगाई अलग हो गई है, उसके अलावा सिर्फ एक घर का मर्द नहीं काम कर रहा, औरतें भी कर रही है, ठीक है, अब वो दिन में काम भी कर रही है। साहब इस हवाले से थोड़ा सा आपको मैं सेकंड करूंगा। हमारा जो स्कूल है दमाग स्कूल, जी जी, वो स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह 95% फीमेल स्टाफ। मतलब आप इसके हक में हैं मोबाइल और मोबाइल के लिए एक बहुत बड़ा डिबेट है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरत की है मोबाइल में हमें करनी पड़ती है। जैसे हम स्कूल के अंदर अभी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाले हैं, बच्चों को इंटरप्रेन्योरशिप में स्मार्ट बोर्ड जैसे अब स्मार्ट बोर्ड में उनको लाना चाह रहे हैं, तो मोबाइल के बगैर नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें हमें अब ऑनलाइन सारा हमारा सिस्टम मोबाइल पे चलता है, परचेसिंग है, सेलिंग है, लोगों का करना है, तो ज़रूरत तो है, लेकिन हर चीज़ का एक बैलेंस है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं रखेंगे, आप खाली पानी पीते मतलब बैलेंस रखें। एक पैगाम देते कि भाई इतनी देर के लिए मोबाइल देना है बच्चों के हाथ, ठीक है ना। अब रज़ा साहब एक पैगाम आखिरी दे दीजिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मियाना रवि से ठीक है जी। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सैयद अम्मार बाबर को इजाज़त दीजिए, अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब को इजाज़त दीजिए, मदीहा सलवीना और दीगर जो गेस्ट यहाँ आए। उम्मीद करता हूँ कि कल इंशाल्लाह इसी अंदाज मुलाकात होगी। और इसके साथ ही मैं नात के लिए दावत दूंगा फारिया फैज़ को। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, कि मेरा हर सांस उनकी यादों के साथ चलता है, मेरा हर सांस उनकी यादों के साथ चलता है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। और मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर